Hello NEET aspirants, this is Pawan sir Biology. I hope so all of my students are fine. Today we are going to jump on our next topic, that is pedigree analysis. अब pedigree analysis एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते बिकॉज वो चार्ट देख के कुछ समझ ही नहीं आता। तो आज हम उस पेडिग्री एनालिसिस को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही थॉरोली समझ रहे होंगे और सारे पेडिग्री के क्वेश्चन आराम से आप उड़ा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया इस पर्टिकुलर सेशन से तो आई चैलेंज यू कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा पेडिग्री का जो आप कोई भी PYQ से उठा के कर लो, आपको आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। अब एक सिंपल भाषा में मैं किसी ले पर्सन को समझाऊं कि भाई पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, जिससे आज तक अभी साइंस भी नहीं पता, पर ये पता होगा कि आपने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में मेरे भाई स्कूल से एक होमवर्क मिलता था कि आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। तो आप क्या करते थे, घर पे जाते थे, आपके दादा दादी के फ़ोटो लेके आते थे, आपके मॉम डैड के फ़ोटो लेके आते थे, आपके चाचा मामा का सबके फ़ोटो लेके आते थे और आप एकदम मस्त अरेंजमेंट करते थे, है ना। आपके दादा दादी के नीचे आपके मॉम डैड का फ़ोटो और आपका उनके नीचे फ़ोटो, आपके छोटे भाई बहन का उनके नीचे फ़ोटो। समझ आया कि नहीं आया? आपने एक नॉर्मली पैटर्न फॉर्म किया। वो पैटर्न क्यों फॉर्म करते हैं? आपकी पर्टिकुलर फैमिली को स्टडी करने के लिए। वैसे ही पेडिग्री एनालिसिस हम क्यों पढ़ते हैं? एक प्रॉपर पर्टिकुलर, अगर मुझे कोई डिसीज़ के बारे में जानना है तो मुझे उस पर्टिकुलर फैमिली ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली पेडिग्री उसी के लिए होता है जब आप कोई किसी की डिसीज़ या किसी सिंड्रोम के बारे में आप जानना चाहते हो, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहते हो, तो आप एक प्रॉपर ट्री के हेल्प से, उस पेडिग्री के हेल्प से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिक एक फंडा है पेडिग्री का। तो एक सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं विदाउट एनी मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल डेफिनेशन क्या बोलूँगा मैं, दैट इज इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब मुझे कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है विद द हेल्प ऑफ एनी सिम्बॉल्स, एनी ग्राफिकल मेथड्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट है वो अगर इनहेरिट कर गया तो मुझे कैसे पढ़ना पड़ेगा? बाय रिप्रेजेंटिंग इन अ ग्राफ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप विद द सिम्बॉल्स। कि सिम्बॉल्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पहले पढ़ना चाहिए कि सिम्बॉल्स कौन कौन से, उसके बाद में आपको सारे पेडिग्री का चार्ट समझ आएगा। तो मैं आगे आपके एनसीईआरटी वाले डायग्राम लेके आया हूँ। यही आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जहाँ पे आपको एक एकदम बॉक्स जैसा सिंबल दिख रहा है। ये क्या है? ये आपका मेल है। अगर बॉक्स वाला सिंबल दिखे कहीं पे तो समझ जाना कि ये मेल है। अगर गोल गोल दिखे तो ये क्या है? ये फीमेल है। कैसे याद रखो? फीमेल का एग कैसा होता है? गोल होता है। तो भाई सिंबल भी कैसा है इसका? गोल। ऐसे याद रख लो, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेल और फीमेल के सिम्बॉल्स में। तो सिंपल फीमेल का एक गोल होता है तो फीमेल का सिंबल ये होगा। और अगर कोई सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो आप एकदम डायमंड शेप बना दोगे। अब सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है? कि भाई कोई चाचा के मामा का, बुआ का कोई पर्टिकुलर बच्चा है। अब वो कैसा है? क्या वो लड़का है, क्या वो लड़की है, वो उनको याद नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा रिलेशन चला गया है। तो आप एक टाइम पे ऐसा लिख दोगे कि सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक, क्योंकि बहुत ही लंबा रिलेशन चला गया है और उनको याद नहीं है कि आगे वाली जनरेशन में क्या मेल थे कि फीमेल थे, कितने मेल थे कितने फीमेल थे। तो आप सेक्स अनस्पेसिफाइड करके सिंबल डाल दोगे जो कि एक डायमंड शेप का होगा। इजी। आगे चलते हैं। अब अगर यही तीनों सिंबल में आप मस्त कलर भर दो, जैसे यहाँ पे कलर भर दिया है, दैट इज रेड कलर का आपने यहाँ पे कलर भर दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो एक अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। जैसे ये एक मेल अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये फीमेल अफेक्टेड इंडिविजुअल है और ये सेक्स अनस्पेसिफाइड वाला अफेक्टेड इंडिविजुअल है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर बॉक्सेस में कलर फिल कर देते हो तो ये क्या हो गया? ये एक अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर देखो यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, अगर आपको दिखाना है कि यहाँ पे मीटिंग हुआ है तो आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर सिंगल एक लाइन है तो इसका मतलब क्या है? मीटिंग है मेल और फीमेल की। अगर दो है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे दो लाइन आ गई है इसका मतलब क्या है? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अगर रिलेटिव्स के बीच में शादी हो जाए तो उसे क्या बोल दोगे? उसे आप बोलते हो कंसेंगिनस मैरिज या फिर कंसेंगिनस मेटिंग। आज भी इंडिया में होती है कंसेंगिनस मेटिंग, जहाँ चाचा मामा का रिश्ते में भी शादी होती है। वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं
इनब्रीडिंग डिप्रेशन के, ये मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे वेरिएशंस नहीं आते और स्लोली डिसऑर्डर्स के, डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा होते अगर अंदर ही अंदर रिलेटिव्स में मेटिंग होती है तो, ठीक है। तो प्रमोट करना चाहिए एक्चुअली क्रॉस मेटिंग के लिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट भी जो है वो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करती है। भाई आपको रुपए भी देती है गवर्नमेंट इंटरकास्ट मैरिज के लिए, समझ रहे। गवर्नमेंट को लेना देना नहीं तुम्हारी लव स्टोरी से, एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो, एक हाइब्रिड बच्चा पैदा कर रहे हो जो जिसमें डिसीज़ नहीं होगी। अब भाई डिसीज़ नहीं होगी तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे नहीं, इनडायरेक्टली खर्चा गवर्नमेंट का बचा रहे हो आप। देखा, उनको कुछ लेना देना नहीं भाई तुम्हारी लव स्टोरी कैसे चल रही है, बस ये है कि आप पैसा बचा रहे हो गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली। दैट्स व्हाई वो गवर्नमेंट लव मैरिज को सपोर्ट करती है। तो ठीक है, वो बात कहने की बातें हैं, बस ये बात याद रखना कि आपको अगर डबल साइन आ जाए कंसेंगनस मैटिंग, दैट इज अ मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये इसको स्टार मार देना। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, आईएमपी है, एक में आई गेस 2 बार आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो ये आपका इतना वाला पार्ट आईएमपी रहेगा। ये वाला सिंबल तो भूलना ही नहीं है। अगर डबल लाइन आ गई तो मतलब मीटिंग्स बिटवीन रिलेटिव्स। भाई ऐसा मत सोचना कि 2 बार शादी हो गई ठीक है, एक बार मीटिंग हुई है, अगर 2 लाइन लगा दी तो मतलब ऐसा नहीं कि 2 बार मीटिंग कर ली, नहीं, गलत बात। ये है कंसेंगनस मीटिंग, अगर रिलेटिव्स के अंदर ही मीटिंग होती है तो डन। बाद में एक नॉर्मल छोटा सा का यहाँ पे पेडिग्री का चार्ट दिया हुआ है, ये मेल है, ये फीमेल है और इनके बच्चे हो गए। तो बच्चा हुआ तो पहली लड़की जो हुई, पहली लड़की हुई है, फर्स्ट फीमेल हुई है, एंड सेकंड क्या हुआ है, मेल हुआ। मुझे कैसे पता कि फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ? भाई आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज़, ध्यान से पढ़ो। देखो, पेरेंट्स अबाउ एंड चिल्ड्रंस बिलो, इतना तुम्हें क्रैक हो गया कि ये पेरेंट्स है, ये चिल्ड्रंस है। अब यहाँ पढ़ना इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, कि आपको अपने लेफ्ट से राइट जाना है तो आप उसके ऑर्डर फाइंड कर पाओगे। ये काफ़ी बच्चे पढ़ते ही नहीं इस चीज़ को। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आज तक बना नहीं हालांकि, तो बना सकते हो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। अगर ऐसा पूछ ले कि पहला बच्चा क्या है, गर्ल के बॉय, आप गर्ल लिखोगे। कॉमन सेंस, समझा कि नहीं? तो ये ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी इतनी बारीकी से पढ़नी है कि ऐसे सब लाइन आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, समझा कि नहीं? आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल क्या है, ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है और उन्होंने बच्चा किया। अब बच्चा क्या आया, मेल आया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर है। पर देखो ध्यान से, ये स्क्वायर में कलर भर दिया, मतलब एक कैसा बच्चा हुआ, मेल अफेक्टेड है। ये क्या है, मेल अफेक्टेड है। तो वही लिखा हुआ है, देखो, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिसीज़, ईजी। अब भाई अगर मैं सेम इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, और जो फॉर एग्जांपल जो भी इनका चिल्ड्रन आया है वो फीमेल आई है और उसमें कलर भर दूं, तो इसको बस स्टेटमेंट में चेंज कर दूंगा कि यहाँ पे बस मेल की जगह फीमेल कर दिया, सिंपल। तो इन शॉर्ट आपको नॉर्मल देख के समझ आएगा, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें से, ठीक है। आगे चलते, लास्ट बच गया बेटा आपका ये रहा। तो डायमंड के अंदर अगर 5 नंबर लिखा आ गया, इसका मतलब क्या है, दैट 5 है कि 5 है। अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कलर नहीं भरा हुआ है, कलर फिल नहीं है उसके अंदर, तो अनअफेक्टेड है। और क्या है, ये एक ऑफस्प्रिंग है, तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर वही 5 के अंदर मैं कलर भूर दूँ, कलर फिल कर दूँ, तो मैं इसको बोल दूंगा 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, सिंपल एज दैट। ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको पेडिग्री इतना ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीधा मैं डिसीज़ के ऊपर जंप करूँगा, जहाँ आपको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा आइडिया आएगा कि एक्चुअली चीज़ें होती कैसे, और इससे ही मिलते जुलते आप आगे डिसीज़ पढ़ोगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम सिर्फ पेडिग्री करेंगे डिटेल में। तो देखो ध्यान से, डिसीज़ की बात करते हैं या फिर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, आपको जो टाइटल डालना हो, जो सही लगे वो डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। अब जो डिसीज़ है तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑटोसोमल डिजीज़, एक होती है सेक्स लिंक्ड डिसीज़। अब जैसा नाम है वैसे ही हम अंदर घुस जाएंगे। जैसे ऑटोसोमल डिसीज़, ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम्स, हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, 44 क्या होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, और बाकी के बच्चे का क्या है हमारे सेक्स क्रोमोसोम, मतलब 23rd पैर, 23 पैर हमारे टोटल होते हैं हमारे पास, 22 पैर क्या हो गए ऑटोसोम्स, और 23rd पैर क्या हो गया सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XX एंड XY, XX इन फीमेल एंड XY इन मेल। यहाँ पर लेकिन लिखा है ऑटोसोमल, मतलब इट इज़ लिंक टू एनी 44 ऑटोसोम्स। अगर 44 ऑटोसोम्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको बोल दोगे ऑटोसोमल डिसीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्स लिंक डिसीज़। अब आगे नाम में घुस जाओ,
सेक्स लिंक डिसीज मतलब जितने भी हमारे सेक्स क्रोमोसोम हैं, कितने हैं, एक्स और वाई, दो ही तो हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो एक्स और वाई तो है, यस और नो। तो एक्स और वाई के बीच में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको बोल दोगे सेक्स लिंक्ड डिसीज। ओके, अब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक के बारे में और डिटेल में जानेंगे। जो पहले ऑटोसोम पढ़ लेते हैं। ऑटोसोमल डिजीज़ के अंदर फर्दरमोर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, ये पढ़ी रहे हम ऑटोसोमल, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। अब देखो ध्यान से, ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब क्या, मतलब डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट अलील। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए आया तो मतलब अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए आया मतलब अफेक्टेड, मतलब डिसीज़ वाले आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होंगे। अगर इसमें कैपिटल ए आया और कैपिटल ए स्मॉल ए आया तो कैसे होंगे बेटा, डिसीज्ड वाले। और अगर स्मॉल ए आया तो बच जाएगा नॉर्मल, क्योंकि डोमिनेंट पढ़ रहे हैं हम, ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो डोमिनेंट अलील आ गया तो डिसीज्ड, सिंपल। और ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको इन एवरी जनरेशन मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड, यहाँ पे आपको मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड दिखते हैं, तो आप उसको बोल लो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इजी। अब चलते ऑटोसोमल रेसेसिव। अब नाम से घुस जाओ, रेसेसिव मतलब कि जो रेसेसिव वाला अलील होगा वो कैसा होगा, डिसीज्ड वाला होगा। और बाकी जो डोमिनेंट था कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। जैसा नाम वैसा काम, उसके अंदर ही घुस जाने का, नाम के अंदर ही। डन। रेसेसिव की एक बात है कि चाहे वो ऑटोसोमल का रेसेसिव हो कि चाहे वो सेक्स लिंक्ड का रेसेसिव हो, वो हमेशा जनरेशन को स्किप करेगा। अब जनरेशन स्किप क्या मतलब कि एक जनरेशन में डिसीज़ हुई फिर एक जनरेशन में नहीं हुई तो स्किप हो गया ना जनरेशन। तो ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो दिमाग में रखना ये चीज़ कि रेसेसिव में बेटा हमेशा जनरेशन स्किप होती है। ईजी, एकदम आराम से हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव हमने कर लिया। आगे चलते हैं। सेक्स लिंक भी दो टाइप के होंगे। अब अभी मैंने बताया आपको, दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, दो टाइप के इसके पास सेक्स क्रोमोसोम है। तो वाई में तो आप सिंपल लिख दो, अगर वाई लिंक्ड कोई भी होगा तो ऑफकोर्स वाई किस में होता है, मेल में होता है। अगर सारे ही मेल अफेक्टेड है तो आप बोल दोगे कि इट इज़ वाई लिंक्ड डिसीज, क्योंकि वाई लिंक्ड है ना बेटा, वाई किस में होता है, मेल में ही होता है। ठीक है, तो ये ओनली इन मेल। अब एक्स लिंक्ड की बात करूं, एक्स लिंक्ड में अगेन दो टाइप के, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। वाई तो बहुत इजी है, एक्स लिंक्ड दो टाइप के अगेन, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब लेट्स से अगेन वापस नाम में घुस जाओ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मतलब एक्स के ऊपर डोमिनेंट के ट्रेट होने चाहिए तो आप अफेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एक्स कैपिटल सी दोनों क्या है, कैपिटल सी मतलब डिसीज्ड, या फिर एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी तो भी क्या हुआ, डिसीज। लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है हमको, डोमिनेंट है ये भी, कुछ भी डोमिनेंट आया एक्स के ऊपर डिसीज्ड, सिंपल। अब देखो मेल में, अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक्स स्मॉल सी और स्मॉल सी आ गया मतलब रेसेसिव, तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन। तो फीमेल क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन की। बट अगर यहाँ देखो एक्स यहाँ पे कैपिटल सी और वाई आ गया तो मतलब मेल क्या हो गया आपका, डिसीज्ड। तो मतलब अगर भाई मेल के ऊपर अगर एक भी डोमिनेंट वाला ट्रेट आ गया कैपिटल सी वाला तो मतलब मेल का काम खत्म, मेल क्या हो गया बेटा, डिसीज्ड। अब थोड़ा देखो एकदम लॉजिकल थिंकिंग लगाओ, यहाँ बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट में फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसका रीज़न है, फीमेल क्यों अफेक्टेड ज़्यादा होती है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स दोनों के ऊपर कैपिटल सी, यहाँ पे एक भी कैपिटल सी आ गया तो भाई फीमेल क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। फीमेल को बचने के लिए भाई दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल सी चाहिए, जो कि प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। अगर 10 कोई फीमेल है मेरे भाई तो उसमें से एक या दो ही फीमेल होगी जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर दोनों ही रेसेसिव एलील होंगे, तो चांसेस कम है, यस और नो। बट यहाँ देखो एक भी सी आ गया तो क्या होगा, फीमेल अफेक्टेड। तो फीमेल के चांसेस बचने के बहुत कम होते हैं, क्योंकि दोनों ही उनके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेसेसिव एलील होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो भाई फीमेल इफेक्टेड। अब हालांकि मेल के ऊपर भी देखो एक आ गया डोमिनेंट डिसीज्ड,
पर अगर एक्स स्मॉल सी आ गया और वाई आ गया तो मैं बोल दूँगा कि भाई ये नॉर्मल मेल है। क्यों? क्योंकि रेसेसिव उसके ऊपर अलील है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेल जो है वो नॉर्मल है। बाकी एक्स कैपिटल सी आया तो वो डिसीज्ड वाला है। ईजी। पर फीमेल के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है अफेक्ट होने के, बिकॉज अगर एक भी डोमिनेंट आ गया अलील उसके ऊपर तो फीमेल का काम खत्म, क्योंकि दोनों के साथ में होना रेसेसिव अलील इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी वाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ईजी। अब चलते एक्स लिंक्ड रेसेसिव। नाम से घुस जाओ भाई, रेसेसिव मतलब एक्स के ऊपर स्मॉल सी मतलब डिसीज्ड, या फिर एक्स के ऊपर स्मॉल सी और कैपिटल वाई तो डिसीज्ड मेल, ये डिसीज्ड फीमेल और ये डिसीज्ड मेल। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ रेसेसिव पे ध्यान देना है कि जहाँ रेसेसिव आएगा वहाँ पे क्या होगा, आपका डिसीज्ड होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं, रेसेसिव है तो टेंशन नहीं, जान दो नॉर्मल है। यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, जान दो नॉर्मल है। तो मतलब यहाँ पे देखो कैपिटल सी आया तो भी नॉर्मल, कैपिटल सी स्मॉल सी आया तो भी नॉर्मल। क्यों? क्योंकि मेरे को भाई रेसेसिव ही चाहिए अलील उसके ऊपर, तभी क्या हो पाएगा, अफेक्ट हो पाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ चांसेस मेल के ज़्यादा है अफेक्ट होने के। रीज़न क्या है? क्योंकि देखो अब फीमेल है, कहाँ है फीमेल, ये रही, ये नॉर्मल कंडीशन की फीमेल है, देखो यहाँ पे ये रही। स्मॉल सी आया तो भी बच जाएगी, एक कैपिटल सी आया तो भी बच जाएगी। भाई मेल में देखो अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम में स्मॉल सी आ गया तो मेल खत्म। दोनों ही साइड से मेल जो हमारा है वो पिस रहा है, यहाँ में भी और ज़िंदगी में भी। जहाँ देखो मेल पिस ही रहा है। एक्स लिंक डोमिनेंट में भी मेल गया, एक्स लिंक रेसेसिव में भी मेल गया। बस हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट में फीमेल ज़्यादा मरेगी और एक्स लिंक रेसेसिव में मेल ज़्यादा मरेगी। सिंपल एज दैट। बस वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम है, बाकी दोनों जगह से मेल तो पिस ही रहा है। एक ही उसको अलील की ज़रूरत पड़ती है, एक्स आ रहा है, अगर एक्स बाई गलती से फीमेल ने दे दिया, अफेक्टेड वाला ख़त्म, उसका ज़िंदगी खेल ख़त्म, उसका डिसीज्ड उसकी ख़त्म बात। तो ये बातें सारी डोमिनेंट की और रेसेसिव की। यहाँ ज़रा कंफ्यूज मत होना, फीमेल मोर अफेक्टेड, मेल मोर अफेक्टेड। ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ईजी। आपको सिर्फ नाम से अकॉर्डिंग ट्रेड पे ध्यान देना है और आप उसको इजीली फाइंड कर पाओगे। बस ये अगर अच्छे समझ गए आप तो आगे वाली पार्ट आपके लिए बहुत इजी होगा। इजी। अब आगे चलते देखो, मैंने कहा था एक्स लिंक रेसेसिव में आप कैसे फाइंड करते हो, अगर स्किप हो रही है जनरेशन। भाई मैंने बताया था ऑटोसोमल रेसेसिव हो या एक्स लिंक रेसेसिव हो, जब भी भाई रेसेसिव आएगा आपकी जनरेशन स्किप होगी। तो आप इजीली पेडिग्री पे बता पाओगे कि ये रेसेसिव वाला है, ये तो आप इजीली बता दोगे बिकॉज स्किपिंग जनरेशन हो रही है। ठीक है। और इसमें बेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी दिखता है। क्या दिखता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब जो मेल है वो फीमेल को देगा, जो फीमेल है वो मेल को देगा, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, ये आपका चलता रहेगा। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इसको बोलेंगे। तो एक्स लिंक रेसेसिव की बातें इतनी थी और एक्स लिंक डोमिनेंट की बातें इतनी थी। ये नॉर्मल सारी बातें हो गई हमारी किसकी, पूरे हमारे पर्टिकुलरली इस डिसीज़ के बारे में जहाँ पे हमने जाना, दैट इज़ ऑटोसोमल डिसीज़ के दो पार्ट, डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। डोमिनेंट में क्या था, नॉर्मल हम डोमिनेंट अलील चूज़ कर रहे थे, रेसिव में हम रेसिव अलील चूज़ कर रहे थे। एक्स लिंक्ड के अंदर हम घुस गए कहाँ, डोमिनेंट और रेसिव के अंदर। जहाँ जहाँ डोमिनेंट अलील आ रहा था वहाँ हम उसको डिसीज़ कर रहे थे। यस और नो, यहाँ फीमेल के चांसेस ज़्यादा थे एक्स लिंक डोमिनेंट में और एक्स लिंक रेसेसिव में मेल के चांसेस ज़्यादा थे। जस्ट आपको मैंने समझाया अलील के थ्रू। एक आध दो बार वापस आप देखोगे आपको ये चार्ट के बारे में आइडिया आ जाएगा। ये चार्ट अगर समझ आ गया तो पेडिग्री को क्रैक करना बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो डायरेक्टली ये नॉलेज लिया आपने। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको कराऊंगा ये पेडिग्री जो आपके एनसीईआरटी में दे के रखी है। ये भी बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। देखो ध्यान से, ये आपको नॉर्मल पेडिग्री दिख रही है, ये आपका मेल है, ये फीमेल है। अब ज़रा घुसना नहीं है, आपको टाइम पास नहीं करना पेडिग्री में। पेडिग्री आया, आपको सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है। 4 ऑप्शन है, 2 को तो आप ऐसे हटा दो। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक, जहाँ आपने दिमाग लगाया और क्या क्या सबसे पहले आपने देखा पेडिग्री। मैंने कहा था जहाँ जनरेशन स्किप हो रही हो आंख बंद करो और वो आपका रेसिसिव हो जाएगा। होने को 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव। एलिमिनेशन टेक्निक देखो ध्यान से,
ये आपकी जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 1, जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये आपकी जनरेशन 3 है। मतलब 3 जनरेशन में यहाँ पे बच्चे। अब वो भूल जाओ क्या है क्या नहीं, सिंपल देखो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अब यहाँ पे देखो कोई भी अफेक्टेड नहीं है, यहाँ अफेक्टेड है, यहाँ अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे अफेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। जब भी जनरेशन स्किप होगा दिमाग में रख दो रेसेसिव। तो आपके 2 ऑप्शन गायब हो गए डोमिनेंट वाले, अब बचा रेसेसिव। अब या वो हो सकता है ऑटोसोमल रेसेसिव या वो होगा एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या समझाया था कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखता है, मतलब मेल फीमेल और फीमेल। तो यहाँ पे वैसे पैटर्न दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ नॉर्मली आपका अफेक्टेड है, इक्वली अफेक्टेड है। तो आप यहाँ पे सीधा लिख दोगे कि भाई सबसे पहले तो ये रेसेसिव है, हाँ सर ये रेसेसिव है। कहाँ गया आपका, ये रहा रेसेसिव है। क्या यहाँ पर क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो एक्स लिंक्ड नहीं है, ये क्या है आपका ऑटोसोमल रेसेसिव। सिंपल, कोई चीज़ हमने क्रैक नहीं की, सिंपल हमने यहाँ पे देखा कि जनरेशन स्किप हुई तो रेसेसिव। अब 2 हो सकता था, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। अब एक्स लिंक में क्रिस क्रॉस पैटर्न आता है, यहाँ पे पैटर्न नहीं आ रहा, तो सिंपल लिख दो आप, ये क्या है आपका ऑटोसोमल रेसेसिव। यहाँ पे आओ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? जनरेशन 1 दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। जनरेशन 2 दिख रही है? हाँ दिख रही है। जनरेशन 3 दिख रही है? हाँ दिख रही है। क्या कोई भी स्किपिंग दिखा आपको? कोई भी स्किपिंग दिखा? नहीं दिखा। ये जनरेशन 1 यहाँ भी कोई स्किपिंग नहीं हुई, ये जनरेशन 2 यहाँ भी कोई स्किपिंग नहीं हुई। अब बच्चे क्या करते पता है, अब इसको बोलते थे ये तो जनरेशन 3 है ना। नहीं गधो, ये जनरेशन 2 ही है। देखो ध्यान से, यहाँ से निकले बच्चे तो मतलब जनरेशन 2 का ही पार्ट है ये। तो जनरेशन 2 इन जनरल अफेक्टेड है ना, तो आप उसको नहीं बोल सकते स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो मतलब यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हुआ, तो आपका रेसेसिव वाला पार्ट खत्म। अब डोमिनेंट, अब डोमिनेंट में 2 थे, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था दैट आपकी जो फीमेल है वो ज़्यादा अफेक्ट होनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फीमेल मोर अफेक्ट होनी चाहिए थी, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इक्वली अफेक्टेड हो रहा है। तो सिंपल क्या आंसर आएगा अपना, ऑटोसोमल डोमिनेंट। चीज़ें ईजी हो जाती है एलिमिनेशन करने से। वैसे अगर आप अपने लाइफ में एलिमिनेशन कर दो कि भाई जो चीज़ें मेरी काम की नहीं है वो मैं नहीं करूँगा, जैसे फालतू का फ़ोन चलाना, बाहर जाना, बर्थडे पार्टी में जाना, बर्थडे फंक्शन में जाना, अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो आपके नीट के चांसेस पास होने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिंपल एज दैट। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक को, ठीक है, आपके चांसेस इजीली बढ़ जाएंगे। डन। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ये दिया हुआ है ऑटोसोमल रेसेसिव, दोनों ही ऑटोसोमल है, हमने इजीली क्रैक किया। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल भी देके रखा हुआ, ये रहा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये एग्जांपल किसका है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बाकी सारी आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल जो है वो रेसेसिव वाले हैं। एक सेक्स लिंक वाले दिख जाएंगे आपको, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड वाले हैं। बाकी सारे क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव वाले एग्जांपल्स हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में करेंगे हर एक डिसीज़ के बारे में, ठीक है। बाकी डोमिनेंट में आपके सिर्फ ये एक ही है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अंडरस्टूड। तो सिंपल हमने स्टेप्स एलिमिनेशन वाली टेक्निक यूज़ करी और एलिमिनेशन करके हमने मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कस कर दिया। डन। अब देखो आगे चलते हैं। ये खाली एक ही एग्जांपल याद रखना, ये आपके पीवाईक्यू में भी आया हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के बारे में, सो काइंडली रिमेंबर दिस, इसको स्किप नहीं करेंगे हम। डन। आगे चलते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहे हैं, जो अभी हमने किया समरी, वो स्टेप्स क्या क्या है हमें वो पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब स्टेप्स क्या क्या है इसके, जो अभी मैंने समझाया आपको। स्टेप 1 क्या है, ऑलवेज फाइंड इन फर्स्ट स्टेप वेदर द पेडिग्री इज डोमिनेंट और रेसेसिव। भाई ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले पेडिग्री दिखी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर कोई जनरेशन में स्किपिंग हो रही है तो आप सीधा बोल दो कि वो रेसेसिव है। एलिमिनेशन टेक्निक इजी। तो फर्स्ट स्टेप भाई है डोमिनेंट और रेसेसिव फाइंड कर मेरे भाई। स्टेप 1 डन। फिर डोमिनेंट डिसीज विल लाइकली बी प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन, हमें पता है ये कि हर जनरेशन में आपकी डोमिनेंट डिसीज होगी, और रेसेसिव डिसीज लाइकली टू स्किप जनरेशन, ये हमें पता है। फिर स्टेप 2 चलते हैं। इफ डिसीज इज डोमिनेंट देन सॉल्व फॉर ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। अगर भाई वो डोमिनेंट हुआ तो फाइंड करो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, यस और नो, वो भी इजीली आप फाइंड कर लोगे। फिर स्टेप 3 क्या है, इफ डिसीज इज रेसेसिव चेक क्रिस क्रॉस पैटर्न।
अगर डोमिनेंट हुआ तो वो चेक करो कि हर जनरेशन में स्किपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हर जनरेशन अफेक्टेड है तो आपका डोमिनेंट है। बट अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है तो भाई वो आपका रेसेसिव है। तो इफ़ डिसीज इज रेसेसिव, चेक क्रिस क्रॉस पैटर्न। अगर आपका क्रिस क्रॉस पैटर्न है तो वो एक्स लिंक्ड है, अगर आपका क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं है तो वो ऑटोसोमल है। सिंपल एज दैट। ये तीनों स्टेप फॉलो करो, मुश्किल से मुश्किल पेडिग्री आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पड़नी चाहिए। एक बोनस पॉइंट देता हूँ आपको, जो कि मैंने वहाँ स्टेप में लिखा नहीं है, बट जिसने लेक्चर अटेंड किया उसके लिए बेनिफिट है कि एक बोनस पॉइंट ये है, आपको बहुत ही ईजी ट्रिक सिखाता हूँ। और कि अगर आपके पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, क्या बोला मैंने, आपके अनअफेक्टेड पेरेंट है, कि आपके पेरेंट में यहाँ पे कोई अफेक्टेड हुए नहीं, डिसीज़ नहीं है, तो आंख बंद करके आप उसको रेसेसिव कर दोगे। और अगर आपके पेरेंट कोई एक भी अफेक्टेड है तो आंख बंद करके आप उसको डोमिनेंट कर दोगे। ये एक सिंपल ट्रिक है जो काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है। वो फालतू में ढूंढते थे कौन सा मेल कौन सा फीमेल। नहीं, पेरेंट अफेक्टेड है कोई भी, दोनों में से एक, डोमिनेंट। अगर अफेक्टेड ही नहीं है कोई दोनों में से तो आप उसको बोल दोगे रेसेसिव। ईजी। तो वो स्टेप में मैंने लिखा नहीं है, या आप अलग से स्टेप ऐड कर सकते हो। इफ़ पेरेंट्स आर unaffected then it has to be what? It has to be recessive. If they are affected then it has to be dominant. सिंपल। तो ये पेडिग्री के सारे पर्टिकुलर थियरी और आपके एनसीईआरटी में एक ही पैराग्राफ देके रखा हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए, और वो भी कौन, नॉर्मली आपके सिम्बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे। वो एक तो कंसेंगुइनस मैरिज के ऊपर क्वेश्चन आया था, और 2 चार्ट ये दे देंगे, कोई एक दे दिया था आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ईजी है, इसमें तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिसीज़ के बारे में, तो वो आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ तक हम हमारा सेशन एंड करते हैं। जितने भी PYQ से सारे सॉल्व कर लो। आई विल सजेस्ट यू लास्ट के 10 ईयर्स की करना, उससे ज़्यादा करोगे तो पहले एनसीईआरटी भी डिटेल में थी, अब एनसीईआरटी डिटेल में नहीं है। हालांकि अब तो और भी कम हो गई है, टॉपिक्स कितने सारे डिलीट हुए हैं। सो फालतू में कन्फ्यूजन होगा तो लास्ट के 10 ईयर्स से करो, 15 ईयर्स से खींचो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 38 साल की MT लेके मत बैठ जाना मेरे भाई। आपको नॉर्मली AIP MT खाली नॉलेज रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है इसमें से। टाइम वेस्ट मत करो अपना, जहाँ से टाइम बच रहा है वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। सो बी प्रिपेयर। टेलीग्राम पे आपको मैं भेज दूंगा नोट्स एज वेल एज DPPs भी आपकी आ जाएगी। सो वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।